हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसके बारे में बात करते हैं। क्या है स्कीम, स्कीम के फीचर्स क्या है, किसके लिए ये लॉन्च की गई है और क्यों लॉन्च की है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है वो कैबिनेट के द्वारा जिसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये अप्रूवमेंट मिला है। ये जो स्कीम है वो कौन से पर्पज से लॉन्च की गई है फ्रेंड्स, तो हायर एजुकेशन के लिए लॉन्च की गई है। ये स्कीम का अगर जो मैं मेन मोटिव के बारे में बात करूं कि अगर कोई स्टूडेंट वो हायर एजुकेशन लेना चाहता है, अगर वो हायर एजुकेशन लेना चाहता है लेकिन कोई भी कॉलेज के अंदर नहीं, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप की लगभग टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो उस स्टूडेंट को ये पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम के अंडर में बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? बेनिफिट मिलेगा। कैसा बेनिफिट मिलेगा वो बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एक रैंकिंग जो नेशनल लेवल पे हर साल लॉन्च किया जाता है, उस रैंकिंग का नाम है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो रैंकिंग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो हमारे देश के अंदर नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कौन से रैंकिंग के अकॉर्डिंग? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ये एनआईआरएफ के अंडर में जो रैंकिंग्स दी जाती है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर पढ़ना चाहता है तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर में। ओके, तो ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम हैंडल कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो नेशनल लेवल पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें जो टॉप 860 यूनिवर्सिटीज़ है, अगर कोई स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ना चाहता है तो उसको इस स्कीम के अंदर में बेनिफिट मिलेगा। ओके, उसके अलावा बेनिफिट कैसा मिलेगा अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इस स्कीम के अंडर में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को लोन मिलेगी 7.5 लाख रुपीस तक की। लोन कितने तक की मिलेगी? 7.5 लाख रुपीस तक की। अभी आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, एजुकेशन लोन तो मिलती ही है। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट जब एजुकेशन लोन लेने के लिए जाओगे ना फ्रेंड्स बैंक के अंदर, तो बैंक बहुत सारी प्रोसीजर करवाता है। बिकॉज होम लोन, कार लोन वगैरह लोन बहुत इजीली मिल जाता है। बिकॉज होम लोन के अंदर होम गिरवे रखना होता है बैंक के पास, कार लोन के अंदर कार गिरवे रखनी होती है बैंक के पास, लेकिन एजुकेशन लोन के अंदर हम ऐसा कोई एसेट गिरवे नहीं रख सकते। राइट, इसके लिए बैंक बहुत चुन चुन के एजुकेशन लोन देती है, बराबर ना। बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारे लोगों को एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंडर में जो एलिजिबल स्टूडेंट है, एलिजिबल स्टूडेंट कौन सा होगा कि जो एलिजिबल है ये टॉप 860 इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन लेने के लिए, उसको यहाँ पे लोन मिलेगी 7.5 लाख तक की बैंक के माध्यम से। ओके, तो ये कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट गवर्नमेंट है ना, अगर कोई बैंक ने इस स्कीम के अंडर में कोई स्टूडेंट को लोन दिया, तो गवर्नमेंट बैंक को गारंटी दे रही है कि अगर वो स्टूडेंट पैसा वापस नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट उसके बिहाफ से पैसा वापस करेगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रेडिट गारंटी। तो गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी देती है बैंक को कि अगर तुम मुझको पैसा दो, अगर वो पैसा वापस नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे पैसा वापस करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैंक उस स्टूडेंट को पैसा देने के लिए राजी हो जाता है, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के अंडर में। राइट, इसके लिए गवर्नमेंट ने टोटल 2024-25 से लेकर 2030-31 तक, ये 5 साल का जो पीरियड है उसके अंदर 3600 करोड़ रुपया एलोकेट किया है इस स्कीम के पीछे, बराबर ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हायर एजुकेशन कर लेना चाहता है ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसको
लोन प्रोवाइड किया जाए इजीली। एजुकेशन लोन के अंडर में गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी लेगी उस स्टूडेंट की, बराबर ना। गवर्नमेंट जितना भी लोन उस व्यक्ति ने लिया होगा उसमें से 75% लोन का गारंटी दे रही है बैंक को। इसके लिए बैंक उसको इजीली लोन दे पाएगा, सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, इस स्कीम के माध्यम से टोटल 22 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा, बराबर ना। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। ओके, चलो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली द हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल आया था कि देयर कैन बी नो फर्दर डिले इन रिस्टोरिंग स्टेटहुड फॉर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए अभी और कुछ डिले नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटहुड क्या होता है, स्टेटहुड से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से, बराबर ना, वो इस न्यूज़ के अंदर हमको जानना है। न्यूज़ क्या है, एक एडिटोरियल आया था वैसे कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी उसको एक स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर लिखा है। तो एक स्टेटहुड क्यों होना चाहिए, स्टेटहुड का बेनिफिट क्या होता है, बराबर ना, उसके बारे में समझेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, 2019 से पहले अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। एक स्टेट हुआ करता था जिसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रूल था। जिसके ऊपर किसका रूल था, प्रेसिडेंशियल रूल था। लेकिन अगर कोई वजह नहीं है, अगर कोई ऐसा ठोस वजह नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों प्रेसिडेंशियल रूल रखा गया है, तो कुछ समय के बाद ये प्रेसिडेंशियल रूल को हटाया जाता है, बराबर ना। तो एक्चुअल में जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 में प्रेसिडेंशियल रूल को हटाना था, क्योंकि बहुत समय हो गया था कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा था। वैसे वो स्टेट था लेकिन रूल किसका चल रहा था, प्रेसिडेंट का। बिकॉज वहाँ पे हालत थोड़ी सी गंभीर थी, बहुत सारे दंगे होते थे। लेकिन बहुत समय गुजर चुका था कि वहाँ पे शांति थी और प्रेसिडेंशियल रूल को हटाना पड़ रहा था। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मूव खेला 2019 के अंदर। मोदी गवर्नमेंट ने, उसने क्या किया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा, उसको जो स्टेट का दर्जा था उसको कैंसिल कर दिया। जम्मू कश्मीर को एज अ स्टेट उसने कैंसिल कर दिया और जम्मू कश्मीर को उसने दो यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, बराबर ना। 2019 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को स्टेट, मतलब स्टेट का दर्जा ही हटा दिया उसका, उसको यूनियन टेरिटरी बताया बनाया गया, बराबर। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। ओके, अभी जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो विथ लेगिस्लेटिव है, विथ लेगिस्लेटिव। और जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वो विदाउट लेगिस्लेटिव है, विदाउट लेगिस्लेटिव, बराबर। मतलब जम्मू कश्मीर भले वो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहाँ पे विधानसभा है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी है। हाँ, ओके, लेकिन हालांकि ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर कौन हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे नॉर्मल स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के ऊपर होते हैं गवर्नर, जैसे पूरे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर होते हैं गवर्नर। लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभा है, इसके लिए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो हो गए लेकिन उसके ऊपर कौन हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख जहाँ पे विधानसभा नहीं है तो वहाँ पे डायरेक्टली किसका रूल चलेगा, केंद्र शासित, मतलब यूनियन टेरिटरी का रूल चलेगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख, बराबर ना। वैसे दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन ये लेगिस्लेटिव के वाला है, वहाँ पे विधानसभा भी है, वहाँ पे कुछ डिसीजन चीफ मिनिस्टर ले सकते हैं और उसके ऊपर कौन हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन लद्दाख के अंदर डायरेक्टली किसका रूल चलेगा, केंद्र सरकार का रूल चलेगा। ओके, तो जम्मू कश्मीर में अल्टीमेटली देखो, प्रेसिडेंट का रूल हटाना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसको हटाना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी जम्मू कश्मीर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर बना रहे, ऐसा चाहती थी। इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल सी 370 है, उसके अंदर सेक्शन 34 है, ये 1954 के अंदर डाला गया था और जम्मू कश्मीर को एज अ स्टेट बनाया गया था। ओके, और
प्रेसिडेंशियल रूल चल रहे थे उसके ऊपर बहुत समय से, लेकिन अभी कुछ ऐसा कोई ठोस वजह नहीं था कि उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रूल चलना चाहिए। इसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल को हटाना था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को ही शासन करना था उसके ऊपर। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 370 को ही हटा दिया। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा ही उसका हटा दिया और उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। जहाँ पे जम्मू कश्मीर विधानसभा है और लद्दाख के अंदर विधानसभा नहीं है, असेंबली नहीं है, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये चीज है। अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना स्टेटहुड वापिस चाहिए, ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। ये समझ में आया ना कि स्टेट पहले जम्मू कश्मीर था, उसके माध्यम से फिर अभी उसके अंदर से फिर यूनियन टेरिटरी बना। यूनियन टेरिटरी वो भी कैसा, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, लेकिन वहां के लोगों को वापिस से स्टेटहुड चाहिए। अभी ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। अभी अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की जो पावर्स की बात करूँ, वहाँ की जो असेंबली है, मतलब जो वहाँ की सरकार है, उनके पावर्स की बात करूँ, तो उनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स है। कैसे कि अगर कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, कोई भी मैटर, अभी देखो हमारे संविधान के अंदर जो चीज़ स्टेट लिस्ट के अंडर में आती है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का पावर रहता है। जो चीज़ सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आती है, या तो फिर मैं बोल सकूँ यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहता है। और एक लिस्ट ऐसी है जहाँ जो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो ये लिस्ट में जो चीज़ है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों का सम्मति होना जरूरी है। स्टेट लिस्ट में जो आता है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को ही सॉल्व करना है, उसके ऊपर पावर स्टेट गवर्नमेंट्स का ही रहेगा। यूनियन लिस्ट के अंदर जो आता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सॉल्व करना है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है वो दोनों की सम्मति से सॉल्व होगा। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स जम्मू कश्मीर के पास है, मतलब जो स्टेट लिस्ट में जो चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार ही सॉल्व करती है, लेकिन किसको सॉल्व नहीं कर सकती, पब्लिक ऑर्डर को, पुलिस को जम्मू कश्मीर की सरकार हैंडल नहीं कर सकती। उसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार को किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉर्मली कहाँ से अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, उसके अलावा जितनी भी कॉन्करेंट लिस्ट वाली जो चीजें हैं, बराबर ना, उसके ऊपर भी जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके ऊपर मोहर नहीं लगा देते तब तक वो कॉन्करेंट लिस्ट वाली चीजें भी वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। मतलब बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव पावर होते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल बिल की, आप सबको पता है फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन की अगर बात करूँ तो उसका मेन काम ही क्या है फाइनेंस कमीशन का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है, जो हमारी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो पैसा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट्स के अंदर कितनी मात्रा में डिवाइड करना है, वो कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। लेकिन अगेन फाइनेंस कमीशन मात्रा पैसा किसको प्रोवाइड करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को। जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा, वो क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी। तो वहां पे जो पैसा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलोकेट करेगी, फाइनेंस कमीशन अलोकेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक लॉस होता है फाइनेंस बिल्स के अंदर। उसके अलावा अगर मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स की बात करूँ तो उनके पास बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये सब किसके पावर से चलते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर से चलते हैं। उसके अलावा फाइनल अथॉरिटी, अगर कोई भी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीज़ अवेलेबल है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से कुछ करना है तो किसके पहले अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी अपॉइंटमेंट होगी, फॉर एग्जांपल एडवोकेट जनरल की, लॉ ऑफिसर्स की, तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट किसका चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का चाहिए, बराबर ना। तो बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, बराबर ना। इसके लिए जम्मू कश्मीर भले यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव है, लेकिन पावर तो किसका चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का चल रहा है। इसके लिए वहां के लोगों को क्या चाहिए, स्टेट हुड वापिस चाहिए फ्रेंड्स, बराबर ना। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके, और अगर मैं एक बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल सी 370 का सेक्शन 35 हटाया, क्या ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, कौन से आर्टिकल के अंडर में कर सकती है, तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि वो नए स्टेट्स को फॉर्मेट कर सकता है, बराबर ना। पार्लियामेंट के पास पावर है टू इनेक्ट द लेजिस्लेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द
सेपरेट इन टेरिटरी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट, या तो दो या ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स को मर्ज करके भी नए स्टेट्स बना सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स को हम पार्टीशन भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी तरीके से नए स्टेट्स बनाने का पावर है पार्लियामेंट के पास। कौन से आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 3 के अंडर में, बराबर ना? ओके। उसके अलावा पार्लियामेंट स्टेट्स बना भी सकता है और कोई स्टेट को डिमिनिश भी कर सकता है, उसके बाउंड्रीज को अल्टर भी कर सकता है आर्टिकल 3 के अंडर में, बराबर ना? तो ये सब आर्टिकल का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 360 को रिमूव किया था और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया विथ लेजिस्लेटिव। अभी वहां के लोग स्टेट हुड वापिस जा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इस चीज पे समझ में आया होगा, इस मुद्दे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक इवेंट को इनोग्रेट किया। इवेंट एशियाज बुद्धिस्ट समिट। इस समिट के बारे में बात करते हैं। ये एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये समिट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका इनोग्रेशन किया हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले इस समिट के फैक्ट के बारे में बात करें। एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 ये पहला एक ऐसा इंटरनेशनल समिट हुआ जो बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। वो भी कौन से रीजन के अंदर? एशियन कंट्रीज के अंदर। मेन मुद्दा है इस समिट का आयोजन करने का कि जो एशियन कंट्रीज है उसको कनेक्ट किया जाए बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट कल्चर से। इसके लिए इस समिट का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो भारत मंडपम जो जगह है हमारी न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अंदर। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन के साथ, आईबीएफ के साथ पार्टनरशिप करके ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, बराबर ना? इंटरनेशनल बुद्धिज्म कॉन्फेडरेशन, सॉरी, आईबीसी के साथ, बराबर ना? ओके। और ये पहली बार एशिया लेवल पे इस समिट का आयोजन किया गया था। मुद्दा है कि जो बुद्धिस्ट कल्चर का जो हेरिटेज है, बुद्धिस्ट कल्चर है, उसके माध्यम से हमको एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करना है, स्ट्रांग बनाना है, ताकि वो वेस्टर्न कंट्रीज है जो उसको काउंटर कर सके। सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। और इस बार की जो थीम रखी गई थी, रोल ऑफ द बुद्ध धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग द एशिया। बुद्ध धर्म का जो रोल है एशिया को स्ट्रेंथ करने का, बराबर ना, उसको यहाँ पे ये एज अ थीम रखा गया था इस समिट का। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपने भी सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट वो बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट कल्चर है उनका, वो नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस करता है, अहिंसा के ऊपर। और आपको भी पता है कि हमारे गांधी जी वो नॉन वायलेंस के अंदर मानते थे। उसके अलावा बुद्धिस्ट कल्चर है वो पीस के अंदर विश्वास रखता है, बराबर ना? तो नॉन वायलेंस और पीस के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करने के लिए, ये बुद्धिस्ट कल्चर का स्प्रेड करने के लिए एशिया के अंदर इस समिट का आयोजन किया गया था। और इंडियन गवर्नमेंट तो बुद्धिज्म को बहुत तरीके से प्रमोट कर रही है। वो आपको पता होगा, एक हमने बुद्धिस्ट सर्किट भी बनाया है, मतलब जितने भी बुद्धिज्म कल्चर के जो हमारे पिलग्रिमेज है उसको कनेक्ट करता हुआ एक रूट बनाया है, जहाँ पे, जिसको बुद्धिस्ट सर्किट बोला जाता है, ताकि वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोशन मिल सके, बराबर ना? ओके, तो बुद्धिस्ट कल्चर को, उसकी स्पिरिट को दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर प्रमोट करने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया गया था। पहली बार आयोजन किया गया था। इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिज्म कॉन्फेडरेशन के द्वारा इस इवेंट का आयोजन भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था, बराबर ना? ओके। मेन मुद्दा है इस समिट का धम्म सेतु एस्टेब्लिश करना, एशियन कंट्रीज के अंदर धम्म सेतु एस्टेब्लिश करना, बराबर ना? और आप सबको पता है कि कुछ समय पहले हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, उसके अंदर दो और लैंग्वेज को ऐड किया गया है, पाली और प्राकृत। ये पाली और प्राकृत, ये दोनों लैंग्वेज वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो आपको जस्ट होमवर्क करना है कि अभी जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो कितनी लैंग्वेज हो चुकी है। लास्ट में हमने जो लेटेस्ट ऐड किया है पाली और प्राकृत, ये दोनों को, ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस है, तो उसके अंदर ऐड किया गया है, बराबर ना? ओके। और ये ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा? तो ये लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा ये लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं उनका उनका प्रमोशन होगा, बराबर ना? ओके। उनका ये लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन होगा, उसके हेरिटेज का प्रिजर्वेशन होगा, तो ये बहुत सारे फायदे होंगे। जस्ट याद रखना है, पाली और प्राकृत को अभी रिसेंटली ऐड किया गया है हमारे क्लासिकल लैंग्वेज के लिस्ट के अंदर, बराबर ना? ओके, राइट। चलो, तो आई थिंक आपको इस चीज़ में समझ में आया होगा। ओके, ओके। हमारी नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स,
सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, उसके ऊपर है। इसके बारे में बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअली क्या है। तो ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर ये जो सिस्टम है वो क्या करता है, उसका मेन काम क्या है। उसका मेन काम है रिकमेंडेशन करने का। रिकमेंडेशन करने का, क्या रिकमेंडेशन करने का, जज के अपॉइंटमेंट को रिकमेंडेशन करने का। जज के अपॉइंटमेंट को रिकमेंडेशन करने का। ओके। अभी अगर मैं हमारे देश के अंदर जो हाई कोर्ट्स के अंदर जो जज अपॉइंट किए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जो जज अपॉइंट किए जाते हैं, वो उसको वैसे अपॉइंट कौन करता है, तो हाई कोर्ट के अंदर जो जज जज अपॉइंट किए जाते हैं उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जो जज अपॉइंट किए जाते हैं उसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो गवर्नर और जो प्रेसिडेंट, ये जो जज अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिस्पेक्टिवली, ये कौन से जज को अपॉइंट करना है उसको रिकमेंड कौन करता है, तो कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करती है। कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। उसमें से एक मेंबर होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के 4 मेंबर होते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं। बराबर। तो ये कॉलेजियम सिस्टम, वो जज का नाम रिकमेंड करेंगे हाई कोर्ट, मतलब गवर्नर को हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करने के लिए, और प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करने के लिए। बराबर। ओके। तो ये पूरा मैकेनिज्म है हमारे कॉलेजियम सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें लीकेज क्या है, कि जज ही मिलके जजिस का अपॉइंटमेंट करते हैं। जज मिलके जज का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या डिसएडवांटेज आ रहा है। एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही है, कि कॉलेजियम सिस्टम कभी कभार मतलब डेटा को पब्लिसाइज ही नहीं करता है कि भाई हमने इस जज को क्यों अपॉइंट किया, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ पब्लिसाइज ही नहीं किया जाता। उसके अलावा ये कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से बराबर इतना स्लो काम हो रहा है कि बहुत सारी वैकेंसीज तो खाली पड़ी हुई है। और उसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर बहुत बार नेपोटिज्म का भी चार्जेस लगे हैं, कि भाई यहाँ पे तो नेपोटिज्म चल रहा है। एक जज की जो जानकारी वाले लोग होंगे उसको ही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। बराबर ना। ओके। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर और एक चार्जेस लगे हैं, कि भाई ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, वो वुमेन को एज अ जज जल्दी से अपॉइंट नहीं करते हैं। बराबर ना। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है कॉलेजियम सिस्टम के, ध्यान में रखना है। बराबर ना। ओके। ओके। अभी क्या होता था एक्चुअली, अगर मैं इस कॉलेजियम सिस्टम के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले 1981 के अंदर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके बीच में केस हुआ जिसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि कंसल्टेशन इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द जजेस डज नॉट रिक्वायर द कॉन्करेंस एंड इंस्टेड ओनली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। बराबर ना। एक्चुअल में क्या है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बोला गया है, कि अगर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है ना, जजेस का अपॉइंटमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, कंसल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो कंसल्ट वर्ड है ना, उसके ऊपर बहुत बवाल है फ्रेंड्स। बराबर ना। तो फर्स्ट जज केस आया है ना, उसके अंदर क्या बोला गया, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने के बाद अपॉइंटमेंट करना है, किसके साथ कंसल्ट करने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बराबर ना। तो ये जो कंसल्टेशन के अंदर मात्र जस्ट अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहा है। सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट बराबर अपने जस्ट व्यूज को एक्सचेंज करती है। बराबर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बराबर ना। ओके। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा था, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो व्यक्ति आ ही नहीं रहा था। मात्र कौन आता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है वो व्यक्ति आ रहा था एज ए जज, क्योंकि कॉन्करेंस वहां पे पॉसिबल नहीं था। बराबर ना। कंसल्टेशन था, उसने उस टाइम मीनिंग ऐसा निकल के आ रहा था। लेकिन कुछ अमेंडमेंट हुआ और सेकेंड जज केस आया, वहां पे क्या बोला गया, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब दोनों की सम्मति से जजेस के अपॉइंटमेंट होने चाहिए। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट की सम्मति से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लगे।
बराबर ना, सेकंड जज केस के बाद। और उसके बाद आया थर्ड जज केस, और उसके बाद बना कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पहले शुरुआत में 3 लोग थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और बाकी 2 सीनियर मोस्ट जज थे। और ये 3 लोग मिलके रिकमेंड करेंगे कि ये जज बनना चाहिए, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर मोहर लगाते थे, गवर्नर उसके ऊपर मोहर लगाते थे। बराबर ना, ये थर्ड जज केस के बाद आया, 1998 के बाद आया। और अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 5 जज का बैच होता है, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी के 4 सीनियर मोस्ट जज हैं। और ये जो सीनियर मोस्ट जज है ना, अभी मतलब ये जो 5 लोगों का जो रिकमेंडेशन है वो कैसे आएगा, मेजोरिटी से आना चाहिए। मतलब ये 5 जज है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 3-2 की मेजोरिटी है, तभी जाके एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड हो पाएगा। अगर मेजोरिटी नहीं है तो वो रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, बराबर ना। तो अभी ये कोलिजियम सिस्टम का मैकेनिज्म ये चल रहा है। तो आई थिंक आपको इस कोलिजियम सिस्टम में पता चला होगा, उसकी क्यों क्यों क्रिटिसाइज हो रही है वो पता चला होगा, और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला होगा, राइट ना। ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, ब्रिक्स समिट के बारे में। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रशिया के अंदर। रशिया के अंदर। तो इस मीटिंग के बारे में बात करें, इस मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहले तो हम बात करेंगे ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, और ये मीटिंग कहाँ पे आयोजित की गई थी, रशिया के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, तो ये जो ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था, वो रशिया के कजान के अंदर, रशिया की एक सिटी है कजान, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। बिकॉज अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, ब्रिक्स के अंदर अगर मैं मेंबर कंट्रीज की बात करूँ, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मेन मेंबर थे। लेकिन लास्ट ईयर 2023 के अंदर ईरान भी इसके अंदर ऐड हो गया। ईरान, बराबर ना, याद रखना है। और उसके अलावा अगर मैं इस मीटिंग की बात करूं, तो ये जो ब्रिक्स की जो समिट थी, ये ग्रुप का जो मीटिंग था वो रशिया के अंदर हुआ। बिकॉज 2024 की जो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? रशिया के पास है। तो एक तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स समिट का भी जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रशिया के कजान सिटी के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिक्स की कौन सी समिट थी? 16th समिट थी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। अभी इस मीटिंग के दौरान देखो, एक तो ग्रुप का तो मीटिंग हुआ ही हुआ, उसके अलावा जो मेंबर कंट्रीज थी उनके बीच में बायलेटरल समिट भी हुई इस मीटिंग के दौरान। और इंडिया और ईरान के बीच में भी यहाँ पे कुछ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, बायलेटरल मीटिंग का, जहाँ पे इंडिया और ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट्स है वो बूस्ट होने की बात चल रही है, बराबर ना। तो इस मीटिंग के दौरान इंडिया और ईरान के बीच में मीटिंग हुई, बायलेटरल मीटिंग हुई, और कुछ एग्रीमेंट्स को बूस्ट करने की यहाँ पे बात चल रही है। अभी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस है वो इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर। ब्रिक्स के बारे में मैंने बात किया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके अलावा ईरान लास्ट ईयर ऐड हुआ था, और ये समिट का आयोजन अभी रशिया के अंदर हो रहा है। और इसी समिट के एक साइड इवेंट के तौर पे इंडिया और ईरान के बीच में भी एक बायलेटरल मीटिंग हुई, बराबर ना। और उसमें कुछ टाइज को बूस्ट करने की बात चल रही है। अभी इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में हम बात करते हैं। ओके, ईरान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इंडिया और ईरान के रिलेशंस अभी कितने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये इंडिया के ऊपर जस्ट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जस्ट बाजू में ईरान, और पाकिस्तान के ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। ओके। और हमको पता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, बराबर। तो ये पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है जो चाइना ने यहाँ पे बनाया है, बराबर। ये अरेबियन सी का एक्सेस लेने के लिए। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान के अंदर यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है चबाहर पोर्ट। ये पोर्ट को डेवलप किया है इंडिया ने, समझ रहा है कि नहीं, बराबर है। तो ये ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना क्यों है? बिकॉज इंडिया ने एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है चबाहर पोर्ट ईरान के अंदर,
ताकि इंडिया ये अरेबियन सी का एक्सेस ले सके। उसके अलावा ये जो पोर्ट है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये जो एरिया है ना फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा एरिया, यहाँ पे दुनिया का बहुत सारा ट्रेडिंग होता है। और यहाँ पे कुछ समय से ऐसी गतिविधियां चल रही है कि ये जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। ताकि इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाता है, ट्रेडिंग डिले होता है। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उससे थोड़ा बाहर है ये जो पोर्ट है वो। तो इसकी वजह से अगर कोई ट्रेडिंग अगर ये रास्ते से आ रहा है तो भी उसका एक्सेस मिल पाएगा चबार पोर्ट का, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है तभी उसका एक्सेस मिल पाएगा। बराबर, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो ब्लॉकेज हो रहे हैं उसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा इस पोर्ट के ऊपर। तो इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट स्टेट इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एक पोर्ट हमने डेवलप किया है चबार पोर्ट ईरान के अंदर। बराबर। अभी ये चबार पोर्ट के माध्यम से इंडिया का एक तो मेन मोटिव है अरेबियन सी का एक्सेस लेना। एग्जैक्टली वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है, इसके लिए उसके ब्लॉकेज पे वहां पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ये जो हमने पोर्ट बनाया है चबार पोर्ट, उसके माध्यम से हम अफगानिस्तान के अंदर भी हम कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच में पाकिस्तान आने की वजह से हम अफगानिस्तान के इतनी डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाते। इसकी वजह से यहाँ पे अभी हम क्या कर पाएंगे कि चबार पोर्ट के माध्यम से, यस, ये मुंबई पोर्ट से चबार पोर्ट तक सामान जाएगा, और चबार पोर्ट से ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान के अंदर भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये पोर्ट के माध्यम से हम ईरान के साथ तो अपना रिलेशन बेहतर कर ही रहे हैं, उसके साथ हम अफगानिस्तान को भी अच्छी सी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चबहार पोर्ट की वजह से इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बराबर ना? ओके। और एक और बात जो ईरान के अंदर है, ईरान के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स है फ्रेंड्स। बराबर ना? तो अगर हम ईरान के साथ अपनी टाइज को मजबूत करेंगे तो हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाएगा। क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन के वॉर, इसराइल और हमास का वॉर, इसराइल और ईरान का भी वॉर चल रहा है। बराबर ना? इसराइल और लेबनान का वॉर चल रहा है, मतलब दुनिया के अंदर चारों तरफ। और ये सब वॉर्स के अंदर जो यूएस चाइना जैसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, बराबर ना, रशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो वॉर के अंदर एक दूसरे के साथ देने में ही लगी है। तो किसी एक पे भरोसा करना यहाँ पे बहुत ही भारी पड़ सकता है। इसकी वजह से ईरान के साथ ईरान के साथ अगर हम अपनी टाइज को मजबूत करें तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमारा डिमांड है वो फुलफिल हो सकता है अच्छे से। वैसे हम पहले भी करवाते थे, लेकिन जब ट्रम्प साहब आए, यूएस के जो पहली बार उनकी जो प्रेसिडेंसी थी, तब ट्रम्प ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए। और उस सेंक्शन की वजह से हम जो पहले ट्रम्प के आने से पहले जितना इंपोर्ट करवाते थे ईरान से, जो क्रूड ऑयल वगैरह, उतना इंपोर्ट नहीं करवा रहे, बिकॉज ट्रम्प ने ईरान पे सेंक्शंस लगा दिए। उसकी वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर लग गया कि हमको ईरान से सामान नहीं लेना है, वरना इंडिया यूएस के रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। तो ट्रम्प की वो पॉलिसीज की वजह से ईरान के साथ हमारा थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन अभी वो टाइज को हम मजबूत करना चाह रहे हैं। सिंपल। बराबर ना? ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान के पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो दुनिया का 12% नेचुरल रिसोर्स मात्र ईरान के अंदर है। एशिया का 24% नेचुरल रिसोर्स वो मात्र ईरान के अंदर है। तो ये ऐसे देश के साथ टाई अप करना, टाइज बढ़ाना, बराबर, बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। बराबर ना? ओके। ये जो हमने ईरान के अंदर ये जो चबाहर पोर्ट डेवलप किया है फ्रेंड्स, उसके माध्यम से हम और एक प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी अभी की सिचुएशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल सामान ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ले जाना है, बराबर, तो अभी ये वाला रूट है, जो ब्लू लाइन वाला जो रूट है ना, वो रूट को हम फॉलो करते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स सुएज कैनाल। ये सुएज कैनाल को क्रॉस करते ही मेडिटेरियन सी आएगा, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते ही नॉर्थ सी आएगा, और उसके माध्यम से फिर सामान कहाँ पे जाता है? नॉर्थर्न रीजन के अंदर, रशिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रूट है, उसके अंदर भी बहुत सारे
ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी अभी की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत डिले होता है, बहुत खर्चा होता है, राइट। अभी इसी का अल्टरनेटिव यहाँ पे सोचा गया है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कि अगर कोई सामान रशिया से इंडिया भेजना है तो इंडिया ने यहाँ पे जो चबाहर पोर्ट बनाया है वहाँ तक, मुंबई पोर्ट से चबाहर पोर्ट तक मेरीटाइम रूट से, फिर ईरान के अंदर रेलवे रूट से, फिर अजरबैजान तक, ईरान के यहाँ पे जो पोर्ट है उसका यूज करके अजरबैजान तक पोर्ट में जाना है सामान, अजरबैजान से अस्त्राखान और फिर वहां से मॉस्को और वहां से सेंट पीटर्सबर्ग। तो जो इतना घूम के जाना पड़ रहा था, बहुत सारा ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा था, तो वही रास्ता को यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई किया है। और जितने भी रास्ते में जो कंट्रीज आती है उनके बीच में रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये रिलेशंस का फायदा उठाते हुए यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। और इसी की वजह से भी ईरान के साथ टाई अप करना यहाँ पे भारत का पर्सपेक्टिव हो सकता है, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ रीजंस है जो ये ब्रिक्स समिट के दौरान इंडिया और ईरान के बीच में बायलैटरल मीटिंग हुई, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इंडिया और ईरान के स्ट्रेटेजिक रिलेशन के बारे में पता होगा, बराबर पता चल गया होगा। ओके, राइट, चलो। ओके, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस के अंदर जो भी जीते, जो बायलेटरल टाइज है और ये जो कॉड है वो कोई भी हालत में ग्रो करेगा। अभी हालांकि यूएस के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके अंदर कौन जीता फ्रेंड्स? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के 78 ईयर ओल्ड यूएस के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रम्प, बड़ा ध्यान में रखना है। और वो यूएस के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने? 47th प्रेसिडेंट बने। तो 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रम्प, जो अभी तक के यूएस के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बने, ध्यान में रखना है। उनके जो काउंटर पार्ट थे, मतलब उनकी जो अपोजिशन में कौन खड़ा था? मिस हैरिस, कमला हैरिस, बराबर ना, जो हार चुकी है इस इलेक्शन के अंदर। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जनवरी से अपनी पोजीशन को संभालेंगे। लेकिन जस्ट ध्यान में रखना है कि हु बिकम्स यूएस प्रेसिडेंट, 47th यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और 78 ईयर के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान में रखना है। ओके, और ये न्यूज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो जयशंकर जी है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस के अंदर कोई भी लीड करे, जो बायलिटरल ट्राइज है इंडिया और यूएस के बीच में, और जो कॉड ग्रुप है वो हमेशा ग्रो करेगा। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये कॉड ग्रुप। अभी हमने बात किया था ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स ग्रुप के बारे में। अभी और एक ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, कॉड। कॉड की बात करें फ्रेंड्स, ये जो कॉड ग्रुप है ना, नाम से पता चलता है कि ये ग्रुप के अंदर 4 मेंबर्स है। कौन कौन से 4 मेंबर्स हैं? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ये 4 मेंबर हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। आपको ये ग्रुप का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कंट्रीज उसके मेंबर है, उस मेंबर्स के जो रेंज की बात करूँ तो ये ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो पैसिफिक ओशन है, ये जो पैसिफिक ओशन है उसके ऊपर फोकस करना। ये पैसिफिक ओशन के ऊपर जो चाइना का डोमिनेंस है ना, उसको कम करना, ये ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव है। चाइना को काउंटर करना, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो, राइट। तो ये कॉड, ये यूएस के अंदर कोई भी आएगा, हालांकि आ गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन जयशंकर जी क्या बोल रहे हैं? कॉड और इंडिया और यूएस के टाइस तो हमेशा बढ़ेंगे, सिंपल, बराबर ना। ओके, और ये जो कॉड ग्रुप की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो कॉड ग्रुप का जो आइडिया था वो 2007 में, उस टाइम पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, उनके माइंड में आया था, बराबर। और 2017 में फाइनली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान साथ में आए और ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया है क्वाड, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना, बराबर। ओके, और अगर मैं ये जो क्वाड ग्रुप है उसके साथ कंसर्न जो इश्यूज है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो ये जो ग्रुप है ना उसका विजन क्लियर नहीं है। इसके पास पोटेंशियल, ये 4 कंट्रीज बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे हैं।
उसके अलावा ये जो ग्रुप है वो जस्ट मैरीटाइम डोमिनेटेड है, उनको जो स्पेसिफिक ओशन के ऊपर ही काम करना है, बराबर ना। ओके, वो लैंड के ऊपर एयर के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, जस्ट मैरीटाइम के ऊपर ही वो फोकस कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा वे फॉरवर्ड की बात करूँ, कॉड ग्रुप की वे फॉरवर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो कॉड नेशंस है ना, उनको क्या रिक्वायरमेंट है टू बेटर एक्सप्लेन द इंडो पैसिफिक विजन इन एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग द एवरीवन्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मात्र मैरीटाइम इंटरेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, हर एक अ, जो पहलू है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उस सभी पहलू के ऊपर बात करने हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस को। इंडिया हैज मेनी अदर पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, देयरफॉर इंडिया शुड पिच फॉर द कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया सिंगापुर टू बी इनवाइटेड टू ज्वाइन इन द फ्यूचर। अभी देखो इंडिया के बहुत सारे जो पार्टनर्स है वो ये इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर है, तो ये जो इंडोनेशिया है, उसके अलावा जितने भी ऐसी कंट्रीज कि जो हमारे अलायंस बन सकते हैं, इसको इंडिया को इनवाइट करना चाहिए इस क्वाड ग्रुप के अंदर, बराबर, ताकि और हमारा डोमिनेंस बढ़ सके, राइट ना। और India should develop a comprehensive vision on the Indo-Pacific, which would be ideate on the current and future maritime challenges, consolidate its military and non-military tools और engage its strategic partners, बराबर ना। जैसे मैंने बात की, तो कॉड नेशंस के अंदर ये चार देशों को और सारी कंट्रीज को भी शामिल करना चाहिए, ताकि और बेहतर तरीके से हम चाइना को काउंटर कर सके, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में कॉड नेशंस के बारे में समझ में आया होगा, कॉड ग्रुप के बारे में समझ में आया होगा। 2007 में बनाया, 2007 में शिंजो एबे के माइंड में आया था और इम्प्लीमेंट किया गया 2017 के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट फ्रेंड्स, तो आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।